मैं वर्षा राउर, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना। हम अपनी इस वीडियो में शीत युद्ध की चर्चा कर रहे थे और अपनी इस वीडियो में हम देतांत यानी तनाव शैथिल्य की दिशा में जो प्रयास हुए उसके बारे में चर्चा करेंगे। हमने इससे अपनी पहली वीडियो में देतांत या तनाव शैथिल्य का अर्थ समझा और देतांत के क्या कारण थे, तनाव शैथिल्यता के क्या कारण थे, उनके बारे में चर्चा की। आज हम चर्चा करेंगे कि तनाव शैथिल्य अथवा देतांत की दिशा में क्या क्या प्रयास हुए। 1963 में क्यूबा संकट के बाद दोनों ही महाशक्तियों ने टकराव का रास्ता छोड़कर शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति अपनाने पर विचार किया। दोनों ही महाशक्तियों ने आपसी तनाव को कम करने की दिशा में आपसी तनाव को कम करने के लिए कुछ प्रयास किए जो निम्न प्रकार हैं। 25 जुलाई 1963 को दोनों ही देशों ने परमाणु परीक्षण संधि की, प्रतिबंध संधि की, पीटीबीटी जिसे कहते हैं। इससे देतांत को बढ़ावा मिला। 1963 में दोनों ही देशों में आकस्मिक दुर्घटना में छिड़ने वाले युद्ध से निपटने के लिए हॉटलाइन समझौता हुआ। दोनों ही देशों में तनाव को कम करने के लिए ग्लासगो शिखर सम्मेलन जून 1967 में हुआ। इसमें दोनों ही देशों ने वियतनाम और मध्य पूर्व देशों के लिए आपस में जो विचार थे उनका आदान प्रदान किया। 1968 में सोवियत संघ, अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर परमाणु अप्रसार संधि यानी एनपीटी पर हस्ताक्षर किए। 1970 में मास्को बोन समझौता हुआ। मास्को सोवियत संघ और बोन जर्मनी। इस समझौते ने पश्चिमी जर्मनी और सोवियत संघ के बीच तनावपूर्ण स्थिति को समाप्त कर दिया, क्योंकि पश्चिमी जर्मनी के साथ अमेरिका और पूर्वी जर्मनी के साथ सोवियत संघ था। लेकिन इस समझौते के द्वारा पश्चिमी जर्मनी और सोवियत संघ के बीच जो तनाव की स्थिति थी वो खत्म हो गई। 1977 में अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और सोवियत संघ के बीच पश्चिमी बर्लिन के बारे में एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ, जिसके अनुसार पूर्वी व पश्चिम बर्लिन की जनता को आपसी आदान प्रदान की स्वतंत्रता प्रदान की गई। इससे बर्लिन को लेकर दोनों देशों के बीच व्याप्त तनाव में कमी आई। अगला है 1972 में अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ने दो जर्मन राज्यों के सिद्धांतों को मान्यता प्रदान करके जर्मनी की समस्या का समाधान कर दिया। अगला है 7 जुलाई 1973 को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन हुआ। 1974 में दूसरा यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन हुआ व्लादिवोस्टॉक में, और इसके द्वारा भी शीत युद्ध को समाप्त करने की दिशा में प्रयास किए गए। 1975 में कंबोडिया युद्ध की समाप्ति ने शीत युद्ध के अन्य केंद्र हिंद चीन को भी समाप्त कर दिया। 1975 में वियतनाम में युद्ध की समाप्ति और एकीकरण की प्रक्रिया से भी शीत युद्ध में कमी आई। 1977 में यूरोपीय सुरक्षा जो तृतीय यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन हुआ था बेलग्रेड में, जो कि पहला हमने जो से पढ़ा, पहला हुआ फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में हुआ, दूसरा व्लादिवोस्टॉक में हुआ और तीसरा बेलग्रेड में हुआ। इस तीसरे यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन में हेलसिंकी समझौते की भावना को मजबूती प्रदान की गई। 26 मार्च 1979 को इजराइल और मिस्र के बीच अमेरिका ने कैंप डेविड समझौता कराकर मध्य पूर्व में जो संघर्ष था उसको कम करने का प्रयास किया। इन प्रयासों के अलावा 1972 में दोनों ही महाशक्तियों के बीच मास्को वार्ता, 1972 का साल्ट फर्स्ट समझौता, सोवियत संघ अमेरिका आर्थिक सहयोग, ब्रेजनेव की अमेरिकी यात्रा, 1973 में अपोलो सोयज व अंतरिक्ष में मेल साल्ट 2 समझौता, 1979 में दोनों आदि प्रयासों से भी शीत युद्ध में कमी आई, यानी कि साल्ट फर्स्ट, साल्ट सेकंड, ये सभी जो संधियां थी ये परमाणु अप्रसार संधि समझौते थे, परमाणु प्रसार पर रोक से संबंधित थे। इनसे भी आपस में जो तनाव जो था उसको कम करने की दिशा में प्रयास किया गया। लेकिन 1963 से 1970 तक शीत युद्ध की कमी के संकेत नाम मात्र के रहे। इस दौरान भारत पाक युद्ध 1965 को लेकर भी दोनों महाशक्तियों में तनाव की स्थिति बनी रही, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान के साथ तो वहीं सोवियत संघ भारत के साथ था। 1967 में अरब और इजराइल युद्ध ने भी शीत युद्ध को जारी रखा। इसके दौरान शीत युद्ध में कमी लाने के प्रयास किए जाते रहे और उन्हें आंशिक सफलता भी मिली, इसलिए इसे देतांत का निष्क्रिय काल कहा जा सकता है। इसकी वास्तविक प्रगति 1970 में हुई और 1979 तक यह चरम सीमा पर पहुंच गया। इस समय को देतांत का सक्रिय काल कहा जा सकता है। इस समय देतांत ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बहुत प्रभावित किया और पुराने शीतकालीन जो
संबंध थे वो समाप्त होते नजर आए। अब हम पढ़ेंगे देतांत का अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ा, यानी तनाव में शिथिलता से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में क्या परिवर्तन आया। पहला जो परिवर्तन हम इसमें पढ़ेंगे, दोनों ही महाशक्तियों के बीच सहयोग और मैत्रीपूर्ण संबंधों की शुरुआत हुई या विकास हुआ। अगला है, इससे यूरोप जो विभाजित हो गया था उसका एकीकरण हुआ और व्यापारिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान होने लगे। आतंक का संतुलन समाप्त हो गया और तीसरे महायुद्ध की भय से मुक्ति मिल गई, क्योंकि सब दोनों ही महाशक्तियां परमाणु शक्ति संपन्न हो गई थी। इससे परमाणु शस्त्रों के नियंत्रण के प्रयास भी तेज हो गए थे। इससे गुटबंदी को गहरा आघात लगा। दोनों गुटों के साथ शामिल देश भी स्वतंत्रता के लिए प्रयास करने लगे। संयुक्त राष्ट्र संघ जो विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए संगठन की स्थापना 1945 में की गई, 24 अक्टूबर 1945, उसकी भूमिका में भी वृद्धि हुई और इसने गुटनिरपेक्षता को अप्रासंगिक बना दिया। गुटनिरपेक्षता को अप्रासंगिक बनाने का तात्पर्य यह है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो उदय हुआ वो उस दौर में हुआ जब शीत युद्ध संपूर्ण विश्व में अपने पैर पसार चुका था। दोनों महाशक्तियों के मध्य सारा विश्व बटा हुआ था। तो ऐसी स्थिति में तृतीय विश्व के देश, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी देशों ने एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन अपना संगठन बनाया ताकि वो किसी भी गुट में शामिल ना होकर के अपनी स्वतंत्र विदेश नीति अपनाएं। तो जिस गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जन्म शीत युद्ध से दूर रहने के लिए किया गया, अब चूंकि शीत युद्ध के तनाव में कमी आने लगी, तो इससे गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता पर भी प्रश्न चिन्ह पैदा हो गया। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में शीत युद्ध के विकास के अंतिम काल यानी 1980 से 1989 के काल, जिसे नव शीत युद्ध भी कहते हैं, के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।